Hello friends, my name is Dr. Priyanka and today we will discuss about the ICMR JRF Life Sciences question। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर के मैं आज आपके पास के लिए आई हूँ ताकि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर सकें और उनके क्या क्या किस तरह से उनको सॉल्व किया जाएगा वो सब बताने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रेड डेटा बुक जो है वो इज़ अ रशियन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डेटा ऑफ। सबसे पहले ना इसमें पता होना चाहिए कि रेड डेटा बुक होती क्या है, उसमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो रेड डेटा बुक में वो इन्फॉर्मेशन होती है जिस मतलब उन एनिमल्स और प्लांट्स की इन्फॉर्मेशन होती है जो या तो एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं। यानी कि या तो वो लुप्त हो चुके हैं या फिर वो लुप्त होने वाले हैं, वो इस दुनिया में मतलब उनका एक या दो ही प्लांट्स या एनिमल्स बचे हुए हैं। तो उसमें वो वाला जो डेटा होता है ना उसको रेड डेटा बुक बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं कि ऑल प्लांट स्पीसीज, सेकंड ऑप्शन है ऑल बर्ड स्पीसीज, थर्ड ऑप्शन है कि इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट स्पीसीज और फोर्थ ऑप्शन है इंडेंजर स्पीसीज। तो अभी मैंने क्या बताया कि रेड डेटा बुक के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड होगी, एक्सटिंक्ट एनिमल से या इंडेंजर्ड भी बोल सकते हैं उसको। तो उन्हीं के बारे में होगी, एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं या एंड ठीक है, तो वो हो जाएगा इसका आंसर फोर्थ। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फ्लोइंग कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इनमें से कौन सा डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन रिमूव हो चुकी है। तो इनमें ऑप्शंस दिए हुए हैं कैरोटिड आर्टरी, पुल्मोनरी वेन और ओटा। तो इसमें जो आंसर है हमारा वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आर्टरी जो होती है ना, पुल्मोनरी आर्टरी, वो हमारे पास क्या करती है, वो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। नेक्स्ट हमारे पास आएगा पिरामिडीन बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए। अगर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें कौन कौन से होते हैं, अगर डीएनए के अंदर बेसिस की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, प्यूरीन होता है, पिरिमिडीन होता है बेसिस में। प्यूरीन कौन से होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। तो पिरिमिडीन क्या बचे फिर, साइटोसिन एंड थाइमिन, क्योंकि यूरासिल तो क्या होता है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं साइटोसिन एंड थाइमिडीन। सेकंड है साइटिडीन एंड थाइमिडीन, थर्ड है साइटोसिन एंड थाइमीन और फोर्थ है साइटोसिन एंड थियामीन। तो थर्ड वाला होगा क्योंकि साइटोसिन एंड थाइमीन होते हैं और एडेनिन एंड ग्वानिन क्या होते हैं, प्यूरीन। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ। तो हमें पता है जो कैंसर्स हैं वो या तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से होते हैं या फिर वो कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो वायरसेस की वजह से भी होते हैं। तो उन्हीं में से एक कैंसर है सर्वाइकल कैंसर। यानी जो ये सर्वाइकल कैंसर है ना वो वायरस इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। मेनली तो ये सेक्सुअली रिलेटेड डिसीज़ होता है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये एक वायरल इन्फेक्शन है। अब यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं वायरल इन्फेक्शन, अल्कोहल कंजप्शन, इनफर्टिलिटी या ओबेसिटी। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से ये वाला जो टाइप है कैंसर का वो होता है। इसके लिए अगर अभी आपने सुना भी होगा कि इंडिया के अंदर भी एचपीवी के नाम से जो है, क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है वो सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। तो ये एचपीवी वैक्सीन जो है अभी इंडिया में भी लगवाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन रिवोल्यूशन। वाइट रिवोल्यूशन आया था, ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन आया था, बहुत सारे रिवोल्यूशन आए हैं। तो उन्हीं में से एक है ग्रीन रिवोल्यूशन, आपने सुना होगा हरित क्रांति। जब एग्रीकल्चर डेवलप हो गई थी बहुत ज़्यादा तो उसको हरित क्रांति बोला गया था। तो इसी तरह से एक है कि गोल्डन रिवोल्यूशन। तो गोल्डन रिवोल्यूशन कब आया था, प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड की वजह से, गोल्ड डिमोनेटाइजेशन की वजह से, प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर की वजह से या प्रोडक्शन ऑफ एग की वजह से। तो हॉर्टिकल्चर की वजह से जो है उसको बोला गया गोल्डन रिवोल्यूशन। WHO ने कब जो है कोविड-19 को पैंडेमिक घोषित कर दिया था। पैंडेमिक कंडीशन क्या होती है, जब वो पूरे वर्ल्ड में कोई बीमारी फैल जाती है तो उसको पैंडेमिक घोषित कर दिया जाता है।
और जो WHO है उसका पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WHO करता क्या है, ये सारे वर्ल्ड के डिसीज़ को देखता है, वर्ल्ड में कौन कौन सा डिसीज़ किस लेवल पे है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है, और यही किसी डिसीज़ को पेंडेमिक है या नहीं है डिक्लेयर करता है। लेकिन इन्होंने कोविड को कब किया था, तो इन्होंने कोविड को ऑप्शन दिए हुए हैं 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2019, 30 जनवरी 2020 एंड 11 मार्च 2020। तो दिसंबर या नवंबर के आसपास जो है कोविड-19 आया था, और पूरे वर्ल्ड में जब ये स्प्रेड हो चुका था तो 11 मार्च 2020 को WHO ने जो है इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। तो हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्या है? हमें पता है ऑक्सीजन की भी जो अमाउंट है वो कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है, तो सिलिकॉन भी कम है, तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि यूनिवर्स में अबंडेंट है। कोरोना वायरस आर विच काइंड ऑफ वायरस? आपको पता है अलग अलग टाइप के वायरसेस होते हैं, उनका कुछ का जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कुछ का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, कुछ का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, कुछ का डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। लेकिन उसमें जो कोरोना वायरस था वो कौन से टाइप का वायरस है, तो वो जो है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, यानी कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। नेक्स्ट है काला अज़हर जो है वो कौन कॉज करता है? इनमें से कौन सा कॉज करता है? ट्रिपनोसोमा, अस्कैरिस, क्रिप्टोस्पोरिडियम या लेशमानिया? तो लेशमानिया जो होता है ना वो काला अज़हर नाम का डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज़ द टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सबसे पहले तो ब्लॉटिंग पता होनी चाहिए आपको। ये जितनी भी टेक्निक्स है ना, चाहे नदर्न ब्लॉटिंग है, सदर्न ब्लॉटिंग है या वेस्टर्न है, वो हाइब्रिडाइजेशन बेस पे हैं मेथड। तो इसमें जो हमारे पास डीएनए के लिए यूज़ की जाती है, जहाँ पे डीएनए और डीएनए की हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसका नाम है सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। जहाँ पे डीएनए और आरएनए की हाइब्रिडाइजेशन होती है उसको बोलते हैं हम नदर्न हाइब्रिडाइजेशन। तो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन डीएनए को डिटेक्ट करती है, नदर्न हाइब्रिडाइजेशन आरएनए को डिटेक्ट करती है, तो फिर वेस्टर्न हाइब्रिडाइजेशन किसको करती है? प्रोटीन को। और कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास कोई भी ब्लॉटिंग नहीं है, तो या तो हमारे पास डीएनए के लिए है सदर्न, आरएनए के लिए है नदर्न, और वेस्टर्न जो है वो है प्रोटीन के लिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर हमने सदर्न और डीएनए तो एसडी, और अगर हमने नदर्न और आरएनए, क्योंकि वो आरएनए को करता था, एनआर, और वेस्टर्न और प्रोटीन तो डब्ल्यूपी। इस तरह से आप शॉर्ट कोड बनाकर भी इस ब्लॉटिंग को याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द जीन आर कॉल्ड। हमें पता है जो हमारा जीनोम होता है ना उसके अंदर हमारे पास कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग, लेकिन जो कोडिंग का पोर्शन होता है वो बहुत ही कम होता है। ज़्यादातर जो पोर्शन होता है वो नॉन कोडिंग का होता है। कोडिंग वो होते हैं जो कि किसी न किसी प्रोटीन को, जीन को कोड कर रहे होते हैं, यानी जो फंक्शनल होते हैं। नॉन कोडिंग का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ वो रेगुलेशन कर रहे होते हैं। तो कोडिंग सीक्वेंसेस को जीन में बोला जाता है एक्सॉन्स, और जो नॉन कोडिंग होते हैं उनको इंट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर फॉर्म्ड ऑन। जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है ना तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं। एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड तो होता है जो कंटिन्यूस बनता जाता है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो फ्रेगमेंट्स में बनता है, और उन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होंगे वो लैगिंग स्ट्रैंड पे बनेंगे। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? देखो, जब हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है वो ज़्यादातर क्या होता है? डीएनए। बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स या प्लांट, मतलब ऐसे हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए होगा। ज़्यादातर वायरसेस में होता है, ठीक है, और या फिर किसी, मतलब ज़्यादातर वायरसेस में ही आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। मोस्टली तो सब में डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो जब डीएनए से इंफॉर्मेशन पास होती है, रेप्लिकेशन होती है, तो वो किस में जाती है? आरएनए को। और आरएनए से फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोटीन को जाती है। तो जब सेंट्रल डोग्मा होता है ना तो उसमें जो फ्लो ऑफ जीन इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू फिर प्रोटीन जाता है। तो ऑप्शन सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। फिर है जीन क्लोनिंग द टर्म वेक्टर रेफर टू। अगर हम जीन क्लोनिंग को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं,
वहाँ उसकी बात करें तो वहाँ पे वेक्टर जो होते हैं ना, उनका क्या रोल होता है? क्योंकि हमारे पास अगर किसी जीन को ट्रांसफ़र करना है तो वो डायरेक्ट होस्ट में नहीं जाता है, तो उसके लिए हमें कुछ कैरियर चाहिए और वो कैरियर क्या है हमारे पास? वेक्टर। तो वेक्टर का काम होता है कि वो जीन को, जो भी फ़ॉरेन जीन है, उस चाहे वो डिसीज़ रेज़िस्टेंस है, कोई भी पर्पज़ के लिए है, वो उसको ट्रांसफ़र करे होस्ट तक। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड आ जाएगा कि वेक्टर जो होता है वो प्लाज़मिड भी हो सकता है, बैक्टीरियोफेज भी हो सकता है, यैग भी हो सकता है, बैग भी हो सकता है, जो कि डीएनए को ट्रांसफ़र कर रहा है लिविंग सेल मतलब होस्ट। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन टर्मिनेट प्रोटीन बायोसिंथेसिस एक्सेप्ट। तो अगर हमें पता होगा कि कौन से जो हैं वो चेन टर्मिनेशन करते हैं, तो फिर हम इसको कर सकते हैं। चेन टर्मिनेशन के लिए हमारे पास यूएए, यूएजी या यूजीए होते हैं। अब इन तीनों में से जो यहाँ पे नहीं होगा, यानी यूएए वो है जो चेन टर्मिनेशन नहीं करेगा। नॉर्मल फॉर्म में डीएनए हेलिक्स कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है और राइट हैंडेड होता है, तो यही इसका आंसर भी है। 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम 21 मीन्स दैट अ पर्सन हैज़। अब देखो क्या होता है ना, कई बार जब हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है तो फिर वो अगर हमारे पास ढंग से ना हो तो फिर क्या होता है ना, 21 क्रोमोसोम की डबल कॉपी की जगह पे 3 कॉपी बन जाएंगी, तो उसकी वजह से डिसीज़ भी हो जाता है। और वो कौन सा डिसीज़ होता है? डाउन सिंड्रोम। हालांकि हैं तो सारे ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ही, क्रोमोसोमल से रिलेटेड ही डिसऑर्डर, लेकिन यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम है ना, वहाँ पे कॉपी नंबर क्या होता है? 3 होता है 21 का, क्रोमोसोम 21 का। तो डाउन सिंड्रोम आपने देखा होगा, है ना? उनके अंदर जो मेंटल एबिलिटी होती है वो भी थोड़ी कम होती है, उनकी जो मतलब हाइट वगैरह होती है वो भी कम बढ़ती है, मतलब ग्रोथ उसमें ओवरऑल कम होती है। तो डाउन सिंड्रोम में ये होता है और ये बर्थ डिफेक्ट ही होता है, मतलब बर्थ के टाइम पे से ही ये डिफेक्ट होता है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर द हार्मोन सेक्रेटेड बाय। अब आपको पता है कि इंसुलिन का काम क्या है? अगर ज़्यादा बॉडी में ग्लूकोज हो जाता है तो उसको ये रेगुलेट करता है। आपको पता होगा डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको भी इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ताकि अगर उनकी बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट हाई हो जाए तो फिर उसको इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करेगा, कम करेगा। ग्लूकागॉन क्या होता है? ग्लूकोज के अमाउंट को सिंथेसाइज करता है। तो ये दोनों कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? हमारे पेनक्रियाज से। स्टिकी एंड ऑफ अ फ्रैगमेंट डीएनए मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ। जो जब डीएनए को कट किया जाता है ना, जैसे एंडोन्यूक्लियस से, तो दो तरह के हमारे पास एंड्स बनते हैं। एक होता है स्टिकी एंड या स्टैगर्ड एंड, और एक होता है हमारे पास ब्लंट एंड। तो जो स्टिकी एंड होता है ना वो मतलब कि अनइक्वल कट होता है, और यानी उसमें कुछ ना कुछ अनपेयर्ड बेसिस रह जाएंगे, एक्स्ट्रा बेसिस। जो ब्लंट एंड होता है ना वो इक्वली कट होता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा बेसिस नहीं रहता है। तो जो स्टिकी एंड होगा उसमें वो किससे मिलकर बना होगा? अनपेयर्ड बेसिस से। नेक्स्ट है, गोल्डन राइस इज़ येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। गोल्डन राइस बनाया क्यों गया था? गोल्डन राइस इसलिए बनाया गया था ताकि क्योंकि जहाँ पे बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जहाँ पे सिर्फ राइस उनका मेन स्टेपल फूड था, तो वहाँ पे विटामिन ए की डेफिशिएंसी थी राइस में। तो जो लोग उसको कंज्यूम कर रहे थे उनको नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो रही थी। तो गोल्डन राइस के अंदर ऐसा जीन डाला गया जिससे कि विटामिन ए की सिंथेसिस हो सके, तो जिसकी वजह से उसका जो कलर था वो गोल्डन कलर आया। तो गोल्डन कलर जो है या येलो कलर जो था वो किसकी वजह से था? बीटा कैरोटीन। क्योंकि बीटा कैरोटीन क्या होता है? प्रो विटामिन ए होता है। प्रो विटामिन ए का मतलब होता है कि जो अभी इनएक्टिव फॉर्म में होता है विटामिन ए के, लेकिन वो बाद में वो प्रोसेस होकर के एक्टिव विटामिन ए बन जाता है। बहुत सारे स्पीसीज में जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो कहाँ से मिलता है? वो पास डाउन होता है मदर से। नेक्स्ट है, इंसुलिन को अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाते हैं तो वो किस में बनाते हैं? देखो, पहले जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा था ना वो पिग में प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन पिग में प्रोड्यूस करके ये प्रॉब्लम आ रही थी कि एलर्जिक रिएक्शंस हो रही थी ह्यूमन में, या और अदर प्रॉब्लम आ रही थी, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, कॉस्ट की प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि हम इस इंसुलिन का प्रोडक्शन ई कोलाई में करके देखें। तो ई कोलाई ईजिली अवेलेबल भी है और इस तरह की एलर्जिक रिएक्शन की प्रॉब्लम भी नहीं आई, कॉस्टली भी नहीं है, प्रोडक्शन भी इससे ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन अब ई कोलाई में किया जाने लगा है।
माइक्रो इंजेक्शन इज़ अ मेथड यूज टू, देखो जो माइक्रो इंजेक्शन है ना वो एक ट्रांसफेक्शन मेथड है। ट्रांसफेक्शन का मतलब होता है कि जब हम जी वेक्टर को होस्ट में डाल रहे होते हैं, तो प्लांट्स के लिए अलग मेथड है, एनिमल्स के लिए अलग मेथड है। एनिमल के लिए जो मेथड है वो माइक्रो इंजेक्शन है, एम्ब्रियो स्टेम सेल मेथड है। ठीक है, तो माइक्रो इंजेक्शन और एम्ब्रियो स्टेम सेल ये दो मोस्ट कॉमन मेथड हैं जो एनिमल्स में यूज़ किए जाते हैं। तो इसका आंसर भी यही होगा फोर्थ वाला कि इंजेक्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। तो माइक्रो इंजेक्शन को हम जब भी यूज़ करते हैं तो फॉरेन जीन उसमें एनिमल सेल के न्यूक्लियस में इंसर्ट किया जाता है। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टर्म वेक्टर, वही वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये पहले डिस्कस हो गया। मॉलिक्यूलर सीजर किसे बोला जाता है? अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं ना जेनेटिक इंजीनियरिंग में, वो कट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और लाइगेज जो होता है वो ग्लू की तरह एक्ट करता है। तो कटिंग के लिए कौन सा यूज़ किया जा रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इन्हीं को ही हम सीजर बोलते हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या हुआ? यानी कि जब हम फॉरेन जीन वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। टैग पॉलीमरेज हमारा पीसीआर में यूज़ किया जाता है, और पैलिंड्रोमिक का सीक्वेंस का मतलब होता है जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। द प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल दैट जॉइन अ नॉन प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप, और उससे जो फिर एक फंक्शन एंजाइम बनता है उसको क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम। क्योंकि देखो जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दोनों को मिला करके बनता है उसको ही हम बोलते हैं एपो एंजाइम्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना। और इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अल्फ़ा सब यूनिट होती हैं, बीटा सब यूनिट होती हैं। तो कितनी कितनी होती हैं वो? 2 अल्फ़ा सब यूनिट होती हैं, 2 बीटा सब यूनिट होती हैं। तो टोटल इसमें कितनी हो गई? 4 सब यूनिट। तो आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलॉन्ग विद देयर स्पोर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? देखो पहली जो प्रोसेस है वो है डिसइंफेक्शन। तो इस प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरते तो हैं, लेकिन सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से नहीं मरते, मतलब इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे स्पोर की किलिंग नहीं होती है। तो जो स्टरलाइजेशन है वो एक ऐसा मेथड है जहाँ पर कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस वो अपने स्पोर के साथ भी मर जाते हैं। और अगर हम स्टरलाइजेशन टेक्निक की बात करें तो ऑटोक्लेव सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, क्योंकि इस मेथड में मॉइस्ट हीट का यूज़ किया जाता है और ये प्रेशर कुकर के अकॉर्डिंग काम करता है। 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, 15 PSI इसका प्रेशर रहता है। तो हीट की वजह से स्टीम बनती है और उसकी वजह से क्या होता है? प्रेशर जनरेट हो गया, और आपका इस हाई टेम्परेचर पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो उनका स्पोर भी किल हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्टरलाइजेशन। यानी जिस प्रोसेस में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाते हैं और साथ में उनके स्पोर भी मर जाते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास। अब देखो पैनक्रियास से दो हार्मोन निकल रहे थे, मैंने पहले भी अभी बताया था, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। लेकिन इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से निकलता है, और जो अल्फा सेल से निकलता है वो ग्लूकागॉन होता है। तो आंसर इसका फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस। हमारे पास ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेटाबेसेस होते हैं। इन डेटाबेसेस का काम होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना उसको स्टोर करके रखना वर्ल्ड लेवल की, ताकि कोई भी पर्सन जो है उसको एक्सेस कर सके। तो अलग अलग तरह के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस अलग होते हैं जिसमें सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस होते हैं जिनमें सिर्फ प्रोटीन के सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होती है। प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेसेस अलग होते हैं जिसमें सिर्फ प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, उसका नाम बताओ। तो हमारे पास EMBL होता है, ठीक है, DDBJ होता है, DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, ये सब होते हैं हमारे पास। जो स्विस प्रोट, प्रोसाइट और ट्रैम्बल हैं ये प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं या स्ट्रक्चर डेटाबेसेस हैं। तो आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। EMBL का मतलब होता है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी।
नेक्स्ट है इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी बी सेल आर फ्यूज विद। पहले तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके थ्रू हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जनरेट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो बी सेल्स होते हैं ना उनको जो है फ्यूज़ कराते हैं माइलोमा सेल्स के साथ। माइलोमा सेल्स क्या होते हैं, कैंसर सेल। तो इनको इसके साथ क्यों फ्यूज़ कराया जा रहा है, क्योंकि कैंसर सेल में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। और बी सेल के साथ क्यों फ्यूज़ कराया जा रहा है, क्योंकि बी सेल एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा, लेकिन एंटीबॉडी प्रोडक्शन लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, इसलिए इसको इसके साथ फ्यूज़ कराया जाता है। और जब दोनों का फ्यूज़न होता है उसके बाद सिलेक्शन किया जाता है और इस तरह से हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है कौन सा इनमें से वेक्टर नहीं है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग में। तो प्लाज्मिड भी होता है, ठीक है, कोज्मिड भी होता है, बैक्टीरिया, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये तीनों ही वेक्टर के टाइप हैं। हेप्टेन नहीं होता है, क्योंकि हेप्टेन जो है वो हमारे इम्यूनोलॉजी में यूज़ किया जाता है। RNA that catalyze biological reactions such as self-splicing in prawn। तो पहले तो मतलब एक ऐसा RNA जो कि इंजाइमेटिक रिएक्शन भी करता हो, वो कौन होगा, और कौन सी इंजाइमेटिक रिएक्शन करता है, कौन सी रिएक्शन करता है, वो सेल्फ स्प्लाइसिंग, यानी अपने ही इंट्रॉन्स को वो निकाल देगा और एक्सोन को ज्वाइन कर देगा। तो यहाँ पे राइबोजाइम, राइबो का मतलब होता है RNA, और एंजाइम मतलब एंजाइम लाइक एक्टिविटी होती है उनमें, कैटालिटिक एक्टिविटी, इसलिए राइबोजाइम बोलते हैं उसको। फिर आएगा कि फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द जो सबसे ज़्यादा 75% जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होती है, तो वो जो एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी के ना IgM, IgA, IgG, IgE, IgA-D इस तरह के टाइप्स होते हैं। इनमें जो सबसे अबंडेंट एंटीबॉडी है वो IgG है। ऑल आर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन एक्सेप्ट, जो हमारे इम्यूनिटी होती है ना उसमें प्राइमरी ऑर्गन्स भी होते हैं और सेकेंडरी ऑर्गन्स भी होते हैं। ये सारे के सारे इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो उसने ये क्वेश्चन ये पूछा है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इनमें सारे हैं, सिर्फ एक को छोड़ करके। देखो स्प्लीन, लिम्फ नोड, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन, ये सारे क्या हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन हैं। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में आपका थाइमस और बोन मैरो आ जाते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है कि विच टिश्यू कंडक्ट फूड इन प्लांट। प्लांट को फूड कौन पहुंचाता है, जाइलम जो होता है ना वो वाटर एंड मिनरल पहुंचाता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड पहुंचाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम। तो यहाँ पे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ICMR से रिलेटेड वो ख़त्म हो गए हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा।